हेलो एवरीवन। तो इस छोटे से इस प्यारे से वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है। देखो, जैसा कि तुम सबको पता है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने अभी पहला लेक्चर जो स्टार्ट किया है वो आइसोमेरिज्म के साथ स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आईयूपीएससी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आ रहा होता है। मेन प्रॉब्लम आइसोमेरिज्म से स्टार्ट होती है। ठीक। तो अगर फिर भी किसी को लगता हो यार नहीं ये तो गलत है, आईयूपीएससी से स्टार्ट होना चाहिए, तो तुम लोग 10 लोग कमेंट कर दोगे आईयूपीएससी तो मैं आईयूपीएससी भी करा दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। और एटलीस्ट 10 लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए, तब जाके हम लोग आईयूपीएससी भी कर लेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में भी आराम आराम से छोटे छोटे वीडियोज हम लोग बनाएंगे, 40 मिनट 50 मिनट मैक्स। ठीक है, उससे ज़्यादा लंबा नहीं कि पढ़ने में भी तुमको मोनोटोनस लगे, बोरिंग लगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक। अच्छा, तुम लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। जो हमारा लास्ट वीडियो था सुपर हैक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया था उसका लिंक ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप चैनल के लिए। अभी जितने भी वीडियोज मैं अभी बनाऊंगा आने वाले वीडियोज में सब मैं डाल दिया करूंगा डिस्क्रिप्शन में। तुम लोग वहां से चैनल लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेना। सारे इंफॉर्मेशंस वहीं पे तुम लोग को ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। किसी को नोट्स चाहिए होगा, मैं नोट्स वहीं पे डाल दिया करूंगा ताकि तुम लोग आराम आराम से डाउनलोड कर लो। ठीक है। ओके। ओके, वेरी गुड। तो भाई साहब देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आराम से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काम पे आते हैं सीधा सीधा। ठीक। देखो, आइसो आइसो का मतलब सबको पता है। आइसो का मतलब होता है सेम या फिर इक्वल। ठीक। और मर का मतलब होता है यूनिट्स। जैसे तुम सुने होगे डाइमर, तो दो यूनिट मिलके मर्ज करके एक नया यूनिट बनाता है, उसको डाइमर बोलते हैं। ट्राइमर, 3 यूनिट्स। तो मर का मतलब होता है यूनिट्स। तो आइसो मर का मतलब है इक्वल यूनिट्स। ठीक है, इक्वल यूनिट्स। अब यहां पे क्या है, आइसोमेरिज्म का अगर मैं डेफिनेशन देखूं, डेफिनेशन अगर मैं आइसोमेरिज्म का देखूं तो यार आइसोमेरिज्म का सिंपल सा डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, बट उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी। प्रॉपर्टी में ही डिफरेंट आ जाता है, या तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज आ जाएगा, या केमिकल रिएक्टिविटी चेंज आ जाएगी, रिएक्शंस अलग हो जाएंगे उसके। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन आइसोमर्स बोलते हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, डिफरेंट ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशन। ठीक। ये जो आइसोमर्स होते हैं इसको स्टीरियो आइसोमर कहा जाता है, आगे चल के देखेंगे। और ऐसे आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन बॉन्ड कनेक्टिविटी में डिफरेंस है, अलग अलग डिफरेंट टाइप से बॉन्डेड है एक दूसरे से। इस प्रकार के आइसोमर्स को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक। तो आइसोमर्स का खास बात वही है, जैसे मान लो अगर मैं तुमको इस एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूं, इसको देखो, ये तुम्हारा ब्यूटेन है, इसको हम लोग एन ब्यूटेन बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है सर, तुमने 9th या 10th में पढ़ा होगा ये। दिस इज एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इसके अंदर अगर मैं डिग्री वाइज देखूं, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। और ये जो कार्बन है, पेंटेड कार्बन जो तुम देख रहे हो, जिसको मैंने अभी पेंट किया है, ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे भाई लोग, 2 डिग्री। यहाँ भी 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक है। अब मैं इसका आइसोब्यूटेन बनाता हूं। आइसोब्यूटेन क्या है, CH3 CH3 CH3H। अब जरा इसमें बॉन्ड कनेक्टिविटी देखो, इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। अब मैं इसमें अगर बॉन्ड कनेक्टिविटी देखूं भाई साहब, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री, और ये 3 डिग्री। क्या बॉन्ड कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया कि नहीं। इधर बॉन्ड कनेक्टिविटी में 2 डिग्री था, इधर बॉन्ड कनेक्टिविटी में 3 डिग्री आ गया।
इसी को बोलते हैं आइसोमर्स। ये बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, तो ये आइसोमर हो गया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल आपको मैं सिखाऊं, आप मेरे को एक बात बताओ, सी डबल बॉन्ड सी, यहां मैंने लगा दिया CH3, यहां मैंने लगा दिया H, यहां मैंने लगा दिया CH3, यहां मैंने लगा दिया H। डबल बॉन्ड के सेम तरफ दो CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और उसके दूसरे तरफ दोनों हाइड्रोजन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैं CH3 रहने दे रहा हूं, इधर H रहने दे रहा हूं। अब मैं CH3 जो ऊपर था उसको नीचे लिख दिया और जो H नीचे था उसको ऊपर लिख दिया। तो यहाँ पे देखो CH3 और CH3 एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे आ गया कि नहीं, आ गया। और यहाँ CH3 एक दूसरे के सेम साइड पे था। अब तुम खुद ही देखो यार, एक क्लियरली दिख रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट जो है म्यू नेट वो नॉन जीरो है और इसका डाइपोल मोमेंट जो है म्यू नेट वो जीरो है। अब तुम खुद ही समझो, यहाँ डाइपोल मोमेंट कैसा प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। डाइपोल मोमेंट एक का नॉन जीरो है, एक का जीरो है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है लेकिन ये दोनों आइसोमर कहलाएगा। अब क्या है, बॉन्ड कनेक्टिविटी तो सेम ही है। इस कार्बन से एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन से एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है। बॉन्ड कनेक्टिविटी तो भाई साहब इधर वाला सेम है। अच्छा इस कार्बन पे दिखाओ तो सर, इस कार्बन पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी मिथाइल और हाइड्रोजन। तो बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम है बट 3 डायमेंशन में स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गया। एक में ऊपर CH3 था, एक में नीचे CH3 है। समझ रहे हो? तो ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर। ठीक, अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि यार तुम एक बात बताओ मास्टर साहब, एक बात, हमने अपने चैनल का नाम रख दिया IITN मास्टर, समझ गया भाई? तो चैनल का नाम चूंकि IITN मास्टर है तो तुम लोग मेरे को मास्टर साहब बुला सकते हो। ठीक, बचपन वाले दिन मेरे को ज़्यादा पसंद थे वो दिन, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मास्टर साहब, IITN मास्टर। ठीक है, अब देखो, तो दोनों CH3 ऊपर, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे। तो अब तुम ये सोच रहे होगे बुद्धू बना रहा है, इसको अगर मैं रोटेट कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा तो यही आ जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन याद करो केमिकल बॉन्डिंग के दिन, केमिकल बॉन्डिंग में तुमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ा है और तुमने पढ़ा है कि भाई साहब पाई बॉन्ड जो बनता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, नमस्ते करके बनता है। और अगर मैं साइडवेज ओवरलैपिंग में इसको रोटेट करूंगा तो नमस्ते टूट जाएगा, ये जो नमस्ते है तुम्हारा वो टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से इसको रोटेट करके ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हो गया। सही है, ये एक बेसिक ओवरव्यू दिया तुमको कि एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है जिसके अंदर बॉन्ड कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है और एक स्टीरियो आइसोमर्स होता है जिसके अंदर बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम रहेगी बट 3 डायमेंशन में स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। ओके, वेरी गुड, चलते हैं आगे। अब देखो ये पूरा आइसोमेरिज्म का ट्री है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही सारी चीजों को पढ़ रहे होंगे। आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, बचपन में बोला जाता था, मतलब बहुत पुराना, बट कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा रहे तो समझ जाना वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार के, कौन कौन से, कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे, राइट। कॉन्फिगरेशनल में दो प्रकार का, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये तो हो गया स्टीरियो आइसोमरिज्म, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, तो स्ट्रक्चरल में कौन कौन है बेटा, चेन आइसोमर, चेन के बाद कौन है, पोजीशन, पोजीशन के बाद कौन है, फंक्शनल। नाम से भी समझ में आ रहा है, चेन आइसोमर में क्या होगा, चेन ही डिफरेंट हो रहा होगा, बताऊंगा अभी। पोजीशन में पोजीशन डिफरेंट होता है, फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। रिंग चेन आइसोमर्स, एक रिंग होगा एक चेन होगा। मेटामर्स अलग से बताऊंगा, टॉटोमर्स अलग से बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक कार्य करेंगे।
रिंग चेन आइसोमेरिज्म तक काम करेंगे और रिंग चेन आइसोमेरिज्म तक के क्वेश्चन अपन कर लेंगे इसमें, ठीक है। मेटामर्स और टॉटोमर्स ये थोड़े बड़े हैं तो इस पे अच्छे से क्वेश्चन भी करना है। देखो सिर्फ करा देना वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत अच्छे से कराना ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और मैं वीडियो बहुत लंबा लंबा नहीं करूंगा। अच्छा एक और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि तुम लोग जितना जल्दी इसको 1000 सब्सक्राइबर पे पहुंचाओगे उतनी आसानी से हम लोग लाइव स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। लाइव में ज़्यादा आसान रहता है, ये फालतू में एडिटिंग वेडिटिंग का लोचा हो जाता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग का 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो फिर हम लोग लाइव ही स्टार्ट करेंगे, लाइव ही चलाएंगे, झमेला खत्म, ठीक है। चलो तो आज के लेक्चर में हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स तक करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको कर लेंगे। चलो तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म से। किससे? चेन आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं। देखो चेन आइसोमर्स किसको बोलते हैं? ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसके अंदर पैरेंट चेन ही डिफरेंट हो, या तो पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हो या साइड चेन भी डिफरेंट हो सकता है। पैरेंट चेन सेम हो बट साइड में जो ब्रांच जो लगा होता है उसमें भी चेन अगर डिफरेंट हो तो भी वो चेन आइसोमर कहलाएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स having different parent chain और साइड चेन, पैरेंट चेन या फिर साइड चेन दोनों में से कोई भी डिफरेंट होगा भाई तो ये चेन आइसोमर कहलाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है सर बताओ। एक बात बता, ये तुम्हारा है प्रोपेन। देख एक बात ध्यान रख, आइसोमेरिज्म स्टार्ट होने के लिए, आइसोमेरिज्म होने के लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए। इसमें आइसोमेरिज्म नहीं होगा, प्रोपेन में आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर ये एक है, इसको टेढ़ा करके लिख देगा ऐसा। तुम टेढ़ा करके लिख दो, एंगल पे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, ये आईयूपीएससी में तुम लोगों ने देखा होगा। इसके भी पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, ठीक। तो 3 ही कार्बन है, टेढ़ा करके लिखने से कुछ नहीं होगा, इसमें आइसोमर्स नहीं होंगे, नॉट एन आइसोमर। ओके तो भाई साहब आइसोमेरिज्म स्टार्ट होने के लिए मिनिमम आइसोमर्स होने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। अभी हमने देखा था एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, है ना। हमने देखा था एन ब्यूटेन, दिस इज एन ब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन की अगर मैं बात करूं तो ये है आइसोब्यूटेन। अब बच्चे मन के सच्चे मेरे को एक बात बताओ, इसके इसके पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 4। और इसके पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 3। क्या पेरेंट चेन दोनों का अलग अलग है? सही बोल रहे हो सर, अलग अलग, अलग अलग है तो क्या होगा? क्या होगा? चेन आइसोमर होगा, ठीक है। पेरेंट चेन डिफरेंट, चेन आइसोमर है। और एग्जांपल बताओ सर, ऐसे थोड़ी मान लूंगा। ये क्या है प्यारे बच्चों? चेन आइसोमर है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं यार एक बात बता, इसके पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? तुम बोलोगे सर ये तो 6 दिख रहा है मेरे को। ठीक है 6 ही है। अब मैं बोलूंगा अच्छा इसके पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? तुम बोलोगे यार इसमें तो 5 ही दिख रहा है। और तुम इफेक्टिवली देखो तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही आएगा क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है। तो ये मत बोलना ये नहीं आता है। अभी के लिए तुम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ये दिमाग में रख लो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक रिंग, अगर एक कोई एल्केन है नॉर्मल, ठीक सब भूल जाओ, ऐसे देखो एक एल्केन है, एक एल्केन में से 2 हाइड्रोजन हटा दो तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है, ठीक है। एक कोई भी एल्केन है उसमें से 2 हाइड्रोजन गायब कर दो तो उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आएगा ना। उसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ठीक। तो तुम दिमाग में ऐसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। कितने रिंग है? एक रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, क्योंकि जब तुम एक रिंग बनाते हो तो 2 हाइड्रोजन एल्केन का हटाओगे तभी वो बॉन्ड जुड़ पाएगा,
है ना। तो एक रिंग का कितना होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक। एक पाई बॉन्ड का कितना होता है, एक। किसी के पास जैसे बेंजीन है ना, कौन है, बेंजीन है। जल्दी से देख लो, इसमें ज्यादा वक्त नहीं जाया कर सकते हैं। जैसे कौन है, बेंजीन है। बेंजीन में कितना पाई बॉन्ड है, एक दो तीन। रिंग कितना है, एक। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो डी यू होगा वो 4 होगा। ठीक है, आई होप समझ गए होगे, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो इस पे, आता ही होगा तुम लोगों को। अब तो इसमें एक एक रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक है, और अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम रहे और कार्बन का संख्या सेम रहे तो भाई साहब हमेशा ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ओके, सेम है। तो इसके पैरेंट चेन में 6 कार्बन, इसके पैरेंट चेन में 5 कार्बन, ये आपस में क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर्स कहलाएगा। सही है। एक साइड चेन वाला बता दो सर, एक साइड चेन वाला भी बता दो। साइड चेन वाला देखते हैं अपन। ये तो क्वेश्चन आ गया, इस पे बाद में आएंगे। देखो, एक साइड चेन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो प्यारे बच्चों, ये है, इसमें देखो पेरेंट चेन में 6 कार्बन और साइड चेन में 1 2 3, 3 कार्बन। इसको ऐसे लिख लो, साइड चेन में 1 2 3 कार्बन। ठीक, ये तुम्हारा साइड चेन है, इसमें कितना कार्बन, 3 कार्बन। दूसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया, पेरेंट चेन में अभी भी 6 कार्बन और साइड चेन में एक जगह 2 कार्बन एक जगह 1 कार्बन। क्या डिफरेंट हो गया साइड चेन, साइड चेन डिफरेंट हो गया। जैसे ही डिफरेंट हो गया ये दोनों क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर्स। ओके, बढ़िया, समझ गए होगे। तो दिस इज चेन आइसोमर्स। अगला जो है वो है तुम्हारा, अगला जो है वो है तुम्हारा पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन आइसोमर। देखो, पोजीशन आइसोमर के लिए खास बात ध्यान रखना कि भाई पेरेंट चेन सेम होना चाहिए और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्सटीट्यूएंट अगर डिफरेंट है तो उसको पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे, राइट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग सेम पैरेंट चेन, पैरेंट चेन तो सेम है बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ क्या, फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब क्या, फंक्शनल जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, राइट। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग हो जाए या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अलग हो जाए, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है। या तो क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो नाइट्रो आयोडो, ये सब सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसका पोजीशन डिफरेंट हो जाए, अगर ऐसा होता है तो क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। अच्छा बताओ सर कैसे। मान लिया जाए हमारे पास ये है, इसमें अल्कोहल है, ये प्रोपाइल अल्कोहल है, प्रोपेन प्रोपेन वन ऑल है, ये इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन वन। ये ओ OH है भाई साहब, ठीक है, ये ओ OH है। तो ये प्रोपेन वन ऑल है, इसमें जो ओ OH है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लिखता हूँ ना, टाइम वेस्ट होगा, मैं हाइड्रोजन यहाँ लिख देता हूँ, मतलब हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, क्योंकि हाइड्रोजन लिखने में बार बार लिखते जाओ टाइम वेस्ट होगा। पूरे ऑर्गेनिक में बहुत कम और हाइड्रोजन लिखूंगा, इनफैक्ट इस चैप्टर के अंदर तो बहुत हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा मैं। ये अंडरस्टूड है किसके पास कितना हाइड्रोजन है, तो गिन ही लोगे।
क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जितना बॉन्ड दिख रहा है वो ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो भाई देख, इसमें ओ OH पहले पे है, इसमें ओ OH दूसरे पे है, जबकि पेरेंट चेन तो दोनों का सेम है। इसके पेरेंट चेन में भी 3 कार्बन, इसके पेरेंट चेन में भी 3 कार्बन। अगर ऐसा होता है तो वो क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर। तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर है। अगर इसी प्रकार मैं तुमसे बोलूं, यहां CH3 है और यहां OH है, ध्यान रखना बेंजीन में किसी एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो दूसरा ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। अब ये वाला जो ग्रुप होता है, इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं और इसको पैरा बोलते हैं। ठीक, मतलब लिख ही देता हूं मैं कि जैसे मान लो ये फिनॉल है, दिस इज फिनॉल, तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा क्या है? ऑर्थो। यहाँ कोई भी ग्रुप लगेगा, अगर क्लोरो लगा दिया तो उसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ओ क्लोरोफिनॉल, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। इसी प्रकार यहाँ OH और यहाँ कुछ लगा दिया तो उसको क्या बोलेंगे? मेटा, और यहाँ कुछ लगा दिया उसको क्या बोलेंगे? पैरा। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इसी में ऐसा करता हूं कि यहाँ फिनॉल है और यहाँ मान लो मैंने क्लोरीन लगा दिया, ये ओ क्लोरोफिनॉल है, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ये फिनॉल है, मैंने यहाँ क्लोरीन लगा दिया, ये मेटा क्लोरोफिनॉल है, और ये फिनॉल है और मैंने यहाँ क्लोरीन लगा दिया, ये पैरा क्लोरोफिनॉल है। अब तुम ध्यान से देखो तो ये तीनों में क्लोरीन का पोजीशन ही तो चेंज हो रहा है। इस तीनों स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन का पोजीशन ही तो चेंज हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कि हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये है ब्यूट 1 इन, ठीक, ब्यूटेन वाले में पहले नंबर पे पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन। और अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये है ब्यूट 2 इन। क्या पेरेंट चेन सेम है? क्या पेरेंट चेन में 4 कार्बन है 4 कार्बन दोनों पेरेंट चेन में, बट इसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पहले पे है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन पहले नंबर पे है, इसमें दूसरे नंबर पे है, तो ये भी क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? वेरी गुड। अगर मान लो पेरेंट चेन डिफरेंट होता तब उसको चेन आइसोमर बोल देते, क्योंकि चेन आइसोमर का प्रायोरिटी, मतलब अगर कोई चेन आइसोमर है, चेन ही पेरेंट चेन ही डिफरेंट है तो उसको चेन बोलेंगे, पोजीशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा अपना है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर पे आते हैं प्यारे बच्चों। फंक्शनल आइसोमर के अंदर क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। ठीक, फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट हो तो ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स having different functional groups. फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, अब तुम्हारे मन में ये सोचना पड़ेगा यार कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किसका किसके साथ पेयरिंग हो सकता है, राइट, किसका जोड़ा किसके साथ लगेगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं एल्कोहल का किसके साथ होगा, तो ध्यान रखना एल्कोहल, ध्यान क्या रखना, आता ही होगा, एल्कोहल्स का ईथर के साथ होता है। देखो समझना, अगर मान लो मेरे पास इथाइल अल्कोहल है CH3 CH2OH, तो इथाइल अल्कोहल के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH है। ठीक है, अब इसका मैं ईथर वाला फॉर्म लिखूं तो CH3OCH3, ये ईथर है, दिस इज डाइमिथाइल ईथर, है कि नहीं?
अब ये ईथर है, ये अल्कोहल है, फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? ईथर। अगर फंक्शनल ग्रुप अंतर आया, फॉर्मूला वगैरह सेम रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। तो जैसे अल्कोहल का ईथर के साथ है, वैसे ही एल्डिहाइड का किसके साथ होगा? वेरी गुड, सोच लिया तुम लोग। एल्डिहाइड का किसके साथ होगा? कीटोन के साथ। अब कीटोन होने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, है ना? ये नहीं इथेनॉल का कीटोन बना रहे हैं, 2 कार्बन वाले का कीटोन बना रहे हैं, फिर तुम पुरुष ही नहीं, फिर तुम समझ रहे हो क्या हो जाओगे, है ना? महापुरुष हो जाओगे यार, ज्यादा मत सोचो। ये है एल्डिहाइड, और इसका फंक्शनल आइसोमर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये कीटोन। सही है। तो एल्डिहाइड का किसके साथ होगा? कीटोन। अच्छा, सही सोच रहे हो तुम लोग। साइनाइड का किसके साथ होगा? साइनाइड यानी कि नाइट्राइल का किसके साथ होगा? आइसोसाइनाइड के साथ। मतलब नाइट्राइल का किसके साथ होगा? आइसोनाइट्राइल के साथ। जैसे मान लिया जाए CH3CN, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसी में मैं क्या लिख दूंगा? CH3NC। ठीक है, CH3NC। तो साइनाइड का किसके साथ हो गया? आइसोसाइनाइड के साथ। बहुत अच्छा। ऐसे ही जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हो सकते हैं, वो सारे फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक रिंग है, जैसे मान लो मैंने लिया C3H6, इसका फंक्शनल आइसोमर मेरे को चेक करना है। तो देखो C3H6 CnH2n, इसका मतलब है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1 है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर ये एल्केन होता तो कितना हाइड्रोजन होता इसके पास? C3H8। अभी कितना हाइड्रोजन है? C3H6, 2 हाइड्रोजन कम हुआ। मैंने क्या बताया था कि एल्केन से अगर 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है तो 1 DU आएगा, 4 हाइड्रोजन कम होगा तो 2 DU आएगा। DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब अगर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो मैंने क्या बोला था? एक पाई बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, और एक रिंग का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है। तो या तो इसके अंदर एक पाई बॉन्ड होगा, या इसके अंदर एक रिंग होगा, है कि नहीं? या तो इसके अंदर एक पाई बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। तो अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाऊं, ओपन चेन, अगर मैं इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाऊं प्यारे बच्चों, यही आएगा। हाइड्रोजन भर लेना, 6 ही आएगा। 3 1 4 और 2 6 ही आएगा। ठीक है, ये ओपन चेन में आ गया। और इसका अगर मैं रिंग वाला बनाऊं, क्लोज्ड चेन, इसका मैं रिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये साइक्लोप्रोपेन है। कौन है? साइक्लोप्रोपेन है। अब भाई तुम मेरे को एक बात बता दो कि इसका और इसका दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? मास्टर साहब, फंक्शनल ग्रुप तो अलग अलग दिख रहा है। एक में एल्कीन दिख रहा है, एक में साइक्लो एल्केन दिख रहा है। इसी वजह से यह आपस में क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर। क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर्स होगा। ठीक है भाई। इसी प्रकार एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का किसके साथ होगा? एस्टर के साथ होगा। किसके साथ होगा? एस्टर के साथ होगा। जैसे कि मान लिया जाए CH3CH2, मैंने लिख दिया प्रोपेनोइक एसिड। अब मैं क्या करूंगा? इधर से कार्बन उठा के इधर भेज दूंगा। चल भाई, नदी पार करके उधर चला जा। नदी पार करके उसको उधर भेज दिया, ये बन गया एस्टर। क्या बन गया भाई? एस्टर बन गया। तो एक तो तुम्हारा एसिड है और दूसरा क्या हो गया? एस्टर। तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा। यस। अगर अगर ऐसा किया जाए, कैसा किया जाए? CH2 CH2OH, ये है, ये एक अल्कोहल है, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन, मतलब ओपन चेन वाले से ऑक्सीजन जुड़ा है, OH जुड़ा है। ये एक अल्कोहल है, दिख रहा होगा तुमको। ये क्या है? एक अल्कोहल है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, यहाँ OH
और यहाँ पे मैं इथाइल लिख दूँ CH2CH3, ये एक फिनॉल है। ध्यान रखना, एल्कोहल और फिनॉल, फिनॉल क्या होता है, OH डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो, तो ये एक फिनॉल है, ये एक एल्कोहल है। और ध्यान रखना, फिनॉल और एल्कोहल दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है। OH देख के ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि इधर भी OH इधर भी OH। अगर OH बेंजीन से जुड़ा है तो वो फिनॉल है, और फिनॉल अलग फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल से, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है ना। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, क्या कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स, है ना। क्या कहलाएगा आपस में, फंक्शनल आइसोमर। ऐसे ही देखो, अब ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तुमको ये देखना है कि भाई साहब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है कि नहीं। जैसे मान लो किसी में प्राइमरी अमीन बना और सेकेंडरी अमीन भी बना, तो वो भी फंक्शनल आइसोमर होगा, क्योंकि प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होगा। डिग्री ऑफ अमीन वाले याद है ना, अगर नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हो तो प्राइमरी अमीन है, नाइट्रोजन से दोनों साइड कार्बन जुड़ा हो सेकेंडरी अमीन है, नाइट्रोजन से तीन कार्बन तीनों साइड कार्बन जुड़ा हो उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी अमीन। तो अगर डिग्री ऑफ अमीन्स अलग अलग रहेंगे तो वो भी फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो आई होप इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल आइसोमर के लिए ये ध्यान रखना है तुमको कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होना होना चाहिए। वेरी गुड। अभी हम लोग आ जाते हैं रिंग चेन आइसोमर्स पे। रिंग चेन आइसोमर्स पे आ जाते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स पे आ जाते हैं। देखो, रिंग चेन आइसोमर के लिए खास बात कि रिंग भी होगा और ओपन चेन भी होगा। ठीक, अब तुमको पता है रिंग बनाने के लिए, रिंग फॉर्म करने के लिए, गुरुजी आप बताओ, रिंग फॉर्म करने के लिए तो कम से कम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा अभी, है ना। मैं बोलूँ यार मेरा स्टूडेंट है तो इतना तो सोच ही लेता होगा, है ना, मक्खन मार दिया मैंने, देखो। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना चाहिए होगा, मिनिमम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना चाहिए होगा, एक चाहिए होगा। अगर तुम्हारे पास एक मिनिमम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है तभी तुम रिंग बना पाओगे, वरना तुम रिंग नहीं बना पाओगे। तो ये शो करने के लिए इट्स मॉलिक्यूल शुड हैव मिनिमम 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक, तभी तुम रिंग बना पाओगे। तो कर लोगे, कैसे करेंगे, अगर एल्केन होता तो कितना हाइड्रोजन होता, जो भी मॉलिक्यूल दे रखा है उसमें कितना हाइड्रोजन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करने के लिए। डी के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन, अगर वो एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन होते, राइट। मैं जल्दी जल्दी में ये लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इफ इट वुड हैव बीन एन एल्केन, ठीक, असली में वो एल्केन है नहीं, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2। जैसे मेरे को रिंग चेन आइसोमर बनाना है, तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन था मेरा वो रिंग चेन आइसोमर ही था, लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर वाला था, C3H6। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर मेरे को फाइंड करना है, तो 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होता अगर ये एल्केन होता, तो CnH2n+2, तो 6+2 इज 8, और असली में इसमें कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ कितना गया 1, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, मतलब ये रिंग चेन आइसोमरिज्म शो कर सकता है। बहुत अच्छा, तो भाई रिंग में इसका क्या बनेगा, रिंग में बन गया साइक्लोप्रोपेन, और ओपन चेन में क्या बनेगा, ओपन चेन में बन गया प्रोपीन, अभी बनाया था, ओपन चेन में प्रोपीन बन गया। तो ये आपस में, ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, रिंग चेन आइसोमर। समझा कि नहीं समझा, एक और एग्जांपल इस पे कर लेते हैं, ये आपस में कहलाएगा रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है भाई, यदि कि मान लिया जाए ऐसा है C4H8,
अब C4H8 CnH2n, तो क्लियरली दिख रहा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1 है। तो भाई पहले अपन रिंग बना लेते हैं, रिंग में कितने आइसोमर्स हैं। तो रिंग में अब तरीका क्या है, तरीका ये है, जब तुम रिंग के आइसोमर्स बनाओगे तो पहले जितना हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन उसके अंदर आ रहा होगा उसको ड्रॉ करोगे। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर कितना है, 4। तो पहले प्रोसेस फॉलो करना रिंग चेन आइसोमर्स में, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। प्रोसेस ये है कि जितना सीक्वेंस में चलोगे, 4 मेंबर वाले में मैक्सिमम कितना बन सकता है, जितने बन सकते हैं सब बना लेंगे। फिर आएंगे 3 मेंबर पे, 3 मेंबर में जितना बन सकता है बना लेंगे। अब 2 का तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 को छोड़ देना। फिर आना ओपन चेन, फिर चेन वाले पे आना। चेन में भी क्या करोगे, पहले पेरेंट चेन में 4 कार्बन वाला जितना बन सकता है बनाओ, फिर पेरेंट चेन में 3 कार्बन वाला जितना बन सकता है बनाओ, फिर 2 वाला उसमें भी पॉसिबल नहीं है। यही करना है हर बार कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन वाला जो तुम्हारा पेरेंट चेन होगा उसमें कितने बन सकते हैं वो पहले बनाएंगे, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम। ऐसे कभी छूटेगा नहीं तुम्हारा, नहीं तो एक ना एक छूट जाएगा, फालतू में सारा मेहनत खराब हो जाएगा। ध्यान रखना, जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। प्रोसेस क्या है कि अगर मैं इसका रिंग बनाऊं तो एक तो 4 मेंबर का रिंग हो गया। अब 4 में मैं इसको टेढ़ा कर दूं, ऐसे कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। 4 में एक ही बनेगा। 3 पे आ जाओ, 3 का बनाऊंगा तो एक मिथाइल लगाना पड़ेगा, लगा दो। अब ये मिथाइल मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 में भी एक ही बनेगा। तो इसमें रिंग कितना बना, 2 बना। आ जाओ चेन पे। चेन में पहले पेरेंट चेन 4 लेके बनाएंगे, तो पेरेंट चेन 4 ले लेंगे, एक ये बनेगा। अब पेरेंट चेन 4 में ही इसका एक पोजीशन आइसोमर बन सकता है कि नहीं, बिल्कुल बन सकता है। इस डबल बॉन्ड को यहां से उठा के बीच में डाल दिया। अब इस डबल बॉन्ड को यहां से उठा के इधर डालूंगा तो ये सेम ही बन जाएगा। तो अब इस 4 में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब 3 पे आ जाएंगे, पेरेंट चेन में 3 कार्बन, डबल बॉन्ड यहां चिपका दो। अब डबल बॉन्ड यहां लगाओ या यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही बात होगा। यहां लगाया तो भी एक ही नंबर पे है, यहां लगाया तो अब ये पेरेंट चेन हो जाएगा, यहां से नंबरिंग होगा। तो यहां लगाया तो इधर से नंबरिंग होगा। तो इसके अंदर चेन में कितना बना, 3। तो इसके चेन आइसोमर्स 3 है। और रिंग चेन देखो, अब इन दोनों को मत बोल देना रिंग चेन आइसोमर, ये आपस में रिंग चेन आइसोमर्स है, ठीक है। अब इस इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपस में ये दोनों क्या है, जल्दी बताना, जल्दी बताना। वेरी गुड, ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर है। क्या है आपस में, चेन आइसोमर। क्यों, क्योंकि इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन, इसके पेरेंट चेन में 3 ही कार्बन, चेन आइसोमर है। ये दोनों आपस में क्या है, क्या बात है यार, सीख गया तुम लोग। तो ये भी आपस में चेन आइसोमर है, ये भी आपस में क्या है, चेन आइसोमर। और तुमसे जो पूछेगा बोलेगा टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो सब आ जाता है, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर सब आ जाएगा। तो ऐड करके देख लेना, टोटल 1 2 3 4 5। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने आ गए, कितने आ गए प्यारे बच्चों, 5 आ गया। सही है। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक, ऐसे ही करना है। एक एग्जाम्पल और मैं करवाऊंगा इस पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, C5 H10। वीडियो पॉज करो और पॉज करके इसका बनाओ, ठीक है, फिर अपन देखते हैं। चलो पहले तो अपन रिंग का देखते हैं। भाई साहब C5H10 CnH2n, क्या इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, आंसर है यस, इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। तो पहले रिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, रिंग के अंदर पहले 5 मेंबर का रिंग बना लो, बन गया। हाईएस्ट नंबर वाला तो पहले 5 का, 5 में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आते हैं 4 पे, किस पे, 4 पे, 4 का बनाते हैं।
अब मैं इस मिथाइल को चेंज कर दूं पोजीशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं 3 पे। 3 में ये बना तो दिया, अब 3 में एक साइक्लोप्रोपेन बनाया, एक इथाइल लगा दिया 2 कार्बन का। अब मैं इथाइल कहीं पे भी लगाऊं सेम ही आएगा, तो इथाइल में तो एक ही आएगा। बट अगर मैं 2 मिथाइल लगा दूं तो अलग अलग पॉसिबिलिटी आएंगी। 2 मिथाइल मैंने एक ही कार्बन पे लगाया, 2 मिथाइल मैंने 2 अलग अलग कार्बन पे लगाया। अब ये इन दोनों पे लगाओ या इन दोनों पे लगाओ या इन दोनों पे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम वही तो होगा इसका, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और कोई पॉसिबिलिटी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। तो रिंग के अंदर टोटल कितने आइसोमर्स हो गए भाई लोग? रिंग के अंदर आपस में इस रिंग में कितने आइसोमर्स हो गए? रिंग के कितने हो गए? 5 हो गए। अब आ जाओ ओपन चेन पे। मैंने तुमको बोला तरीका क्या है, पहले 5 कार्बन है तो 5 कार्बन वाला ओपन चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड यहां चिपका दिया 1 पे। अब अगर मैं इस डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज कर दूं तो थोड़ा सा बीच में आ जाओ, यहां आ गया, है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, अगर इस डबल बॉन्ड को चेंज करके मैं इस साइड कर दूं तो क्या ये जो अभी ड्रॉ किया है और जो नया ड्रॉ होगा दोनों सेम होगा क्या? द आंसर इज यस। अगर मैं डबल बॉन्ड यहां कर दूं, इसका नंबरिंग इधर से हो रहा है तो 1 2 पे डबल बॉन्ड है, इसका नंबरिंग इधर से होगा तो 1 2 पे डबल बॉन्ड है ना? इसलिए ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम है, ठीक है। तो 5 में तो यही दोनों बन सकता है जिसके पेरेंट चेन में 5 कार्बन हो। 4 पे आते हैं। 4 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? डबल बॉन्ड यहां चिपका दो। अच्छा डबल बॉन्ड यहां लिखो या यहां लिखो एक ही बात है। अगर मैं नीचे डबल बॉन्ड करता तो पेरेंट चेन इधर से ऐसे बनता, अभी यहां डबल बॉन्ड है तो पेरेंट चेन ऐसे सीधा जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूं, यहां कर दिया, और एक बार और चेंज कर दूं, यहां कर दिया, सही है। ये तो हो गया पेरेंट चेन में 4 कार्बन। अब पेरेंट चेन में अगर तुम 3 कार्बन करोगे तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि पेरेंट चेन में अगर मैं 3 कार्बन कर दूं ऐसा, तो मैं डबल बॉन्ड कहां डालूंगा? क्योंकि इस कार्बन का वैलेंसी 4 तो ऑलरेडी पूरा है, डबल बॉन्ड डालूंगा 5 वैलेंसी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें वैलेंसी एक्सीड कर गया, 5 हो गया, जबकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो रिंग में कितना आया? 5, और चेन में कितना आया? 5। तो इसके टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो गए? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो गए? 10 हो गए। अब समझो, एक बात समझो, अब तुमसे इसके अंदर सवाल पूछा जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या है, जल्दी जल्दी बताना है तुमको। पहला और दूसरा क्या है आपस में? बहुत अच्छा, चेन आइसोमर है। ये और ये आपस में क्या है? वेरी गुड, चेन आइसोमर है। ये और ये आपस में क्या है? फंसना मत, इसको और इसको आपस में क्या बोलेंगे? हाँ, चीनी आइसोमर है, क्योंकि इसके साइड चेन में 2 कार्बन है, इसके साइड चेन में भी 2 कार्बन नहीं है, साइड चेन में एक एक अलग अलग है ये, ठीक। इसके साइड चेन इथाइल है, इसका साइड चेन मिथाइल है, ठीक है। तो ये भी आपस में चेन आइसोमर है, ठीक। ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर, वेरी गुड। ये 1 1 पे है, ये 1 2 पे है, ठीक। ऐसे ही ये और ये आपस में क्या है? डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है, पोजीशन आइसोमर है। ये और ये आपस में क्या है? चेन आइसोमर है। इसके पेरेंट चेन में 5 कार्बन, इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन। ये और ये आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है। समझ गया बात? में डिफरेंट आ जाए तो चेन आइसोमर हो सकता है। वेरी गुड। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए थे उसको फटाफट से देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, मुझे ऐसा फील हो रहा है।